हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वीडियो। एंड दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि चैप्टर हमारा काफी बड़ा है, तो और 1 से 2 लेक्चर वीडियो लगेंगे ताकि हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करा सके। एंड जैसे कि आपको पता है कि हम वीडियोस जानबूझ के शॉर्ट रखते हैं ताकि आप हर दिन इजीली पढ़ाई कर सको एंड छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा पहला लेक्चर जो था, इसके पहले का लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 में जो भी हमने पार्ट कवर किया था, प्रोटीन्स कवर किया था, न्यूक्लिक एसिड भी कवर कर दिया था, जिसमें हमने DNA RNA हर एक चीज़ टोटली एक्सप्लेन किया हुआ था आपको कि क्या होता है वो सभी चीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर से हमारे लेक्चर्स देखे होंगे। आज हमारा 7वां लेक्चर है एंड शुरुआत करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर वीडियो की। तो आज का जो टॉपिक हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है एंजाइम्स। तो सबसे पहले बात, व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम्स, ये इसके पहले आपने कहाँ सुना है। तो एक कॉमन डेफिनेशन है जो कि आप नॉर्मली देखा होगा, अपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि एंजाइम्स आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ बायोकैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? एक तरीके से बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल तरीके से केमिकल्स के साथ रिएक्शन होना हो, चाहे वो सेल्स के ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर रिएक्शन होना हो, चाहे प्लांट्स में होना हो, हर एक टाइप का जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो एक रेट पे होता है। यानी कि एक फिक्स रेट होता है उसका, चाहे वो स्लो हो फास्ट हो। लेकिन अगर हमें वो रेट को बढ़ाना है, यानी कि अगर स्लो हो रहा है उसको फास्ट करना है, स्पीड अप करना है, तो हम क्या ऐड करते हैं उसके अंदर? बायोकैटलिस्ट को ऐड करते हैं। तो इन ऑर्डर टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वी आर यूजिंग बायोकैटलिस्ट एंड दैट इज नथिंग बट एंजाइम्स। ठीक है, और अगर ये जो एंजाइम्स है ये सेल में प्रेजेंट नहीं है, कोई भी सेल होगा दोस्तों, चाहे प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, ये सेल में अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो जो रिएक्शंस होगा वो होगा ही नहीं। ठीक है, या तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं, या तो अगर वो रिएक्शन हो भी रहा होगा तो बहुत ही स्लो रेट पे होगा, यानी वेरी वेरी स्लो रेट। क्योंकि एंजाइम्स का काम यही है कि वो रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड करता है। तो अगर वो एंजाइम्स प्रेजेंट ही नहीं होगा, लेट सपोज सेल जो है जिसमें रिएक्शन हो रहा होगा वो सेल में एंजाइम्स प्रेजेंट ही नहीं है, या तो उसके वजह से क्या होगा कि सेल में अगर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है तो ना तो क्या होगा कि वो रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, या तो अगर रिएक्शन होगा भी तो वो बहुत ज़्यादा स्लो रेट पे होगा, याद रखना है। ठीक है, एंड जिसके ऊपर, जो सब्सटेंस के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, यानी कि एंजाइम जिसके ऊपर वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, वो चीज को बोलते हैं सबस्ट्रेट। यानी कि सबस्ट्रेट के ऊपर ये एंजाइम एक्ट करता है, काम करता है, और उसी की वजह से जो रिएक्शंस है वो स्पीड अप हो पाते हैं। क्लियर है? ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन एंजाइम्स के बारे में। और भी कुछ चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो एंजाइम जो होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उसको बोलते हैं एंडो एंजाइम। यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड अगर प्रेजेंट है, जो एंजाइम सेल के अंदर अंदर की तरफ से प्रेजेंट है, वो टाइप के एंजाइम्स को बोलेंगे एंडो एंजाइम्स। नाम से पता चल जाएगा, एंडो का मतलब होता है अंदर, तो एंडो एंजाइम यानी कि अंदर के एंजाइम्स। एग्जाम्पल अगर बात करें, एंजाइम्स प्रोड्यूस इन द क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही में माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है, इसके अंदर भी अंदर से एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, यानी कि एंडो एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। करेक्ट है। और वही अगर बात करें, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो इफ द एंजाइम्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, तो वो एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सो एंजाइम्स। नाम से पता चल जाएगा, एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो एक्सो एंजाइम्स बोलते हैं अगर वो सेल के बाहर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो एंजाइम जो रिलीज किया जाता है बहुत सारे फंगस के द्वारा। तो फंगाई जो होते हैं, ये पूरा ग्रुप होता है फंगस का, तो फंगाई जो क्या करता है, अपना टॉक्सिन्स या फिर जो भी वो रिलीज करता है, तो वो उनके लिए क्या होता है? एंजाइम्स होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एंजाइम्स, क्या होता है ये आपने समझने की कोशिश की। अब बात कर लेंगे कि एंजाइम्स का क्या होता है नेचर, यानी कि नेचर ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, तो नेचर की अगर बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो एंजाइम्स का होता है, क्योंकि एंजाइम्स भी जो होंगे उसका भी खुद का एक केमिकल कंपोजिशन होगा, तो वो जो केमिकल कंपोजिशन एंजाइम्स का है उसके अकॉर्डिंगली अगर क्लासिफाई किया जाए या फिर डिस्टिंग्विश किया जाए, तो जनरली जो एंजाइम्स होते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला नेचर ये हो सकता है एंजाइम्स का कि वो प्योरली प्रोटीनाशियस एंजाइम्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन से बने हुए, प्योर प्रोटीन से बने हुए एंजाइम्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्योरली प्रोटीनिशियस एंजाइम्स होते हैं, तो एग्जांपल इसका प्रोटीएसेस। तो प्रोटीएसेस एक ऐसा एंजाइम होता है जिसमें स्प्लिट प्रोटीन होता है, यानी कि प्योर प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा पहला नेचर ऑफ एंजाइम, जो कि है प्योरली प्रोटीनिशियस एंजाइम। सेकंड नेचर की अगर मैं बात करूं, जो कि सेकंड टाइप है हमारा एंजाइम का, जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के नाम से पता चल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ चीज जो है मिलावट है। तो किससे बनता है? तो इट इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन टू विच ए नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अटैच। यानी कि प्रोटीन तो है इसके अंदर,
जैसे पहले वाले में था प्योरली प्रोटीन एंजाइम था, लेकिन इसमें भी सेम प्रोटीन तो है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, नॉन प्रोटीन मटेरियल, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन नहीं है, तो नॉन प्रोटीन मटेरियल भी इसके साथ अटैच होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप का, जो कि बनाता है आपका कॉन्जुगेट एंजाइम। तो ये उसका सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड नेचर ऑफ द एंजाइम। क्लियर है दोस्तों? तो ये था कुछ नेचर की बात, और भी कुछ क्लासिफिकेशन यहां पे दिए हुए हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको अगर हम लोग टाइटली अटैच करते हैं कोई भी प्रोटीन पार्ट के ऊपर, यानी कि अगर मेरे पास कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके साथ मैंने क्या किया है, एक प्रोटीन पार्ट को टाइटली अटैच कर दिया है, तो वो पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा आपको कि इफ एनी cells protein part is get attached to any organic compound, the thing is called as the coenzymes। एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसको NAD भी बोलते हैं शॉर्टकट में, वापस बोल रहा हूं, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है NAD, ये एक टाइप का कोएंजाइम्स होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ प्रोटीन जो है वो टाइटली अटैच होता है। एक और एग्जांपल होता है इसी कोएंजाइम्स का, जो कि है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसको FNM बोलते हैं दोस्तों। तो FMN जो है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इट इज ऑल्सो ए एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ प्रोटीन पार्ट भी जो है टाइटली अटैच होता है। क्लियर है? आगे बात कर लेंगे, बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं जो कि लूजली अटैच होते हैं प्रोटीन पार्ट से, उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टाइटली अरेंज था प्रोटीन पार्ट से, तो उसको हमने बोला कोएंजाइम्स, लेकिन वही अगर इनऑर्गेनिक आयंस अगर लूजली अटैच हो रहे हैं वो प्रोटीन पार्ट से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफैक्टर्स बोलेंगे। अभी जो कोफैक्टर्स होते हैं उसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज, आयरन, ये सभी चीज क्या है दोस्तों, एक तरीके से एग्जांपल है कोफैक्टर्स के। और खासकर आयरन की अगर बात करें Fe++ जिसको बोलते हैं, तो ये कोफैक्टर है एंजाइम का। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज आपको याद रखना है, एमसीक्यूज वगैरह में ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। और वही बात करें मेटल कोफैक्टर्स की, तो मेटल कोफैक्टर्स जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है, मेटल कोफैक्टर्स। तो ये जो मेटल कोफैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग एंजाइम एक्टिवेटर्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्टिवेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर चीज को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एंजाइम्स एक्टिवेटर। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे प्रॉपर्टीज की। तो इसके पहले आपने समझ लिया कि एंजाइम्स क्या होता है, कहां मिलता है, क्या डेफिनेशन था उसका, क्या नेचर था, क्लासिफिकेशन था, ये सब चीज आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं ये एंजाइम जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं देखा जाए तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है प्रोटीनेशियस नेचर, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, प्रोटीन इसका नेचर में ही होता है। तो प्रोटीनेशियस नेचर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन। जैसा मैंने आपको बोला अभी कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, इट इज ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन बेसिक तौर पे। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है एंजाइम्स का कि इसका जो शेप होता है वो 3D शेप होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप होता है, यानी कि ऑल द एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप। अगर हम लोग इसको देखेंगे विद सर्टेन इक्विपमेंट्स तो इसका शेप हमें पता चलेगा कि ये 3D शेप होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये एंजाइम्स की वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं, जो कि आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं, चाहे वो सेल के अंदर हो रहे हो या फिर आउटर मोस्ट साइड हो रहे होंगे, तो ये जितने भी बायोकैटालिस्ट जो होते हैं एंजाइम्स, ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, यानी कि तेजी करने के लिए। अगर वो स्लो डाउन हो रहे होंगे, स्लो काम कर रहे होंगे, स्लो रिएक्ट हो रहे होंगे, तो उसको स्पीड अप करने के लिए ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो एंजाइम्स है उसके पास वो यूज करता है। बट खुद जाके वो रिएक्ट करते तो हैं लेकिन खुद चेंज नहीं होते, यानी कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बायोकैटालिस्ट के तौर पे काम तो करते हैं, खुद पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में और रिएक्शन को स्पीड कर देंगे, लेकिन खुद चेंज नहीं होंगे। वो एंड तक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद तक वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ऐसे होते हैं, ये उसका प्रॉपर्टी को बोलते हैं, ये टाइप की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड बात करेंगे, फोर्थ बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की, जो कि है स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, यानी कि एकदम स्पेसिफाई होते हैं ये लोग। अब जैसे कि एंजाइम्स की बात करें तो हर एंजाइम जो होता है वो हर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है, या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप का सबस्ट्रेट होता है उसी के ऊपर काम करता है। अब जैसे कि एग्जांपल बताऊं कि हर दवा जो है हर बीमारी के लिए नहीं काम आती है। जैसे कि अगर मुझे बुखार हुआ है तो मुझे एंटीबायोटिक्स ही लेनी पड़ेगी, थोड़ी ना मैं कुछ और ले लूंगा, ठीक है ना। अगर मुझे सर्दी हुआ है तो मुझे सर्दी की दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो दवाई यानी कि जो डिसीज हुआ है उसके हिसाब से दवाई खानी पड़ती है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो हर एक के ऊपर एक्ट नहीं कर सकते। कोई भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम कोई भी डाल दो तो नहीं चलेगा, हर एक का एंजाइम फिक्स होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होते हैं जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा, या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो काम करता है।
क्लियर है। और यही प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन जो लेता है एंजाइम्स वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही करता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो फिक्स होता है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे एंजाइम्स की वो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और पीएच को लेकर, यानी कि ये टेम्परेचर अगर कम ज्यादा हो रहा है तो उसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स एक्शन भी हो सकता है कि आपने अगर टेम्परेचर सुटेबल नहीं रखा है तो अगर बाई चांस आपको फास्ट करना है रिएक्शन को तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि स्लो डाउन हो जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, यानी कि टेम्परेचर और जो पीएच वैल्यू होता है वेदर इट इज एसिडिक और बेस, तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे, अगर थोड़ा भी यहां पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है पीएच में तो उसके वजह से हमारा जो एंजाइम का एक्टिविटी था, यानी कि जो एंजाइम करवाने की कोशिश कर रहा था, वेदर स्पीड अप करवा रहा था या फिर फास्ट, मोस्टली तो फास्ट कराने में यूज करते, तो वो क्या करेगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी कि उसका जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो एंजाइम जो है पेप्सिन, ठीक है ना, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है, हमारे पेट के अंदर बनता है, सिक्रीट होता है। तो उसका पीएच अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट पीएच होता है जो कि 2 होता है, और 2 आपको पता है क्या होता है, वो एसिडिक इन नेचर, क्योंकि बिलो 7 है, बिलो 6.5 है तो मतलब एसिडिक होता है। तो ये तो 2 है, तो सोच सकते हो कितना ज्यादा एसिडिक होता होगा पेप्सिन एंजाइम। एंड वही बात करें, एक और एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, जो कि हमारे डिओडेनम, डिओडेनम क्या होता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट होता है दोस्तों, तो यहां पे प्रेजेंट होता है वो, और जिसके अंदर पीएच होता है 9.5, यानी कि थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो आप समझ सकते हो कि इसका अगर पीएच थोड़ा भी कम ज्यादा हो रहा है तो एंजाइम का जो भी एक्टिविटी होना रहेगा वो नहीं हो पाएगा, वो डिक्लाइन कर जाएगा। क्लियर है। एंड ये हो गया हमारा थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं जिसका नाम है टेम्परेचर, तो एंजाइम जो होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को लेकर भी, इसीलिए जो एंजाइम्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एट हायर टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर होता है, लगभग 60 to 70 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो एंजाइम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और स्पीड अप नहीं कर पाएंगे कोई भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यही था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों, जिसमें हमने आपको एंजाइम्स क्या होता है ये आपको पढ़ा दिया, एंजाइम कैसे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, एंजाइम का नेचर क्या होता है उसका प्रॉपर्टी, स्पेसिफिसिटी क्या होता है, ये सभी चीज हमने आपको बता दिया। एंड उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 8 जो है, लेक्चर नंबर 8 आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊंगा, जिसमें आगे भी बचे हुए कुछ टॉपिक्स है उसको हम लोग फटाफट से कवर कर लेंगे, ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों, आपकी राय और सजेशन जरूर से देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।